की क्लास में क्या पढ़ा था? मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? हाँ चलो कर लेना। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को वापस लिया था। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने बोला था दो मैट्रिसेस होती हैं, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दैट नीड नॉट टू बी कम्यूटेटिव। कुछ केसेस में हो भी जाता है, ठीक है। जैसे ए एक ले लिया आपने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। बी भी सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी, चलो अलग ले लिया। जैसे हाँ ए ले लिया जीरो मैट्रिक्स और बी कोई दूसरी मैट्रिक्स ले ली, तो ए बी भी जीरो हो जाएगा, बी ए भी जीरो हो जाएगा। गॉट इट ना भाई? दोनों में से एक मैट्रिक्स, तो मतलब ऐसा है आपके पास। तो आप पर ये नहीं है कि सारे मैट्रिक्स ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होंगे। तो जिस केस में यदि ए बी, इसका मतलब होता है ए बी, यदि बी आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव, ठीक है। और यदि ए बी वो माइनस बी आ जाए, इसका मतलब समझा रहा था बस, इसका मतलब होता है एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये हमेशा होल्ड नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स जैसे प्लस में हमेशा होल्ड होते हैं, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बताओ? अच्छा सॉरी, हाँ ये चीजें पढ़ी थी प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव के बाद हमने पढ़ा था साचार्य, जो एसोसिएटिव लॉ है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। उससे पहले हमने पढ़ा था आइडेंटिटी के बारे में। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से वो खुद ही मिल जाती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी अवयव है, तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, और लेफ्ट ऐसे ए प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हमने एग्जांपल लेके प्रूव करा था, होल्ड हुआ था। कैंसिलेशन लॉ का मैंने कहा इट नीड नॉट टू बी ट्रू। कैसे? एक जीरो मैट्रिक्स ले ली, उसका एग्जांपल आपने समझा था, याद है या नहीं? तो ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि जीरो मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक है। नल मैट्रिक्स की चीजें पढ़ी थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि यदि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर करोगे, ठीक है, या फिर कोई दूसरी डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी, और डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए बी सी एक्स वाई जेड का हमने एग्जांपल लिया था। और दूसरा हमने उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि आपकी मैट्रिक्स क्या दे रखी है? ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर, दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगी? अपर ट्रायंगुलर मिलेगी, मतलब नीचे वाले अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाले यदि 3/3 है तो नीचे वाले तीन एलिमेंट जीरो होंगे, तो दोनों में क्या होंगे? जीरो होंगे। डायगोनल सेम वैसे ही मल्टीप्लाई होंगे जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में हो रहे हैं बस। और ऊपर की रो है उसमें फर्स्ट में दो एलिमेंट, फिर वहां प्लस, फिर दो बार प्लस, समझ गए? तो चलो कोई नहीं, तुम कर लोगे, उसमें इतना कोई है नहीं। तो आज की क्लास आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है, आपको याद है तो इससे सिमिलर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, और ये आपका ले लिया क्वेश्चन 2। आपने पढ़ा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको यदि आप समझ लिया ए अल्फा, ठीक है। और दूसरा यहाँ अल्फा की जगह यदि आपने क्या समझ लिया? अल्फा की जगह बीटा रिप्लेस कर दिया, वहां से आ गया ए बीटा। तो ए अल्फा डॉट ए बीटा है, तो हमने प्रूव करा था ये क्या होगा? ए अल्फा प्लस। इज दैट क्लियर? तो अब इसमें देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, कॉस कॉस, ये कॉस कॉस हो गया, यहाँ है उसका नेगेटिव यहाँ है। तो आप सीधा ही बोल सकते हो कि इसमें ऑप्शन सही होने के चांसेस कौन से? फर्स्ट है, ठीक है, क्योंकि इट इज सिमिलर। अब बात रही, चलो ठीक है, फिर भी हम तो नहीं माने, तो करके देख लो भाई। पहली, अब देखो थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोचना, इसकी फर्स्ट रो, ठीक है, अपन एक एलिमेंट का निकाल के देख लेंगे, अपन को थोड़ा सा हिंट मिल गया फर्स्ट ही। फिर भी आपने इसका फर्स्ट एलिमेंट भाई 3/3, ये बोल क्या रहा है? एफ एक्स ये है, एफ वाई क्या होगा? एक्स की जगह वाई रिप्लेस करोगे वो एफ वाई मिलेगा। तो आपको दोनों, ये भी 3/3 की, ये भी 3/3 की, तो आपको मिलेगा कौन सा? 3/3 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो अपन क्या करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं उसका। तो आपने क्या करना है? ये फर्स्ट रो ले ली, ये क्या ले ली? फर्स्ट रो ले ली, और एफ वाई का ले लिया फर्स्ट कॉलम। वो क्या होगा? कॉस वाई हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा। तो ये जो आपकी नई जो मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या हो जाएगा? पहला एलिमेंट यहाँ होगा। वो क्या होगा बताओ?
cos x cos y माइनस sin x sin y किसका एक्सपेंशन है भाई? याद नहीं है? याद है आपको? cos x प्लस y का एक्सपेंशन होता है cos x cos y माइनस sin x sin y, तो उससे बन जाएगा। समझ गए? यहां से और है कि इसमें क्या हो रहा है, बस जहां f है ना, इस बार क्या हो रहा है x प्लस y हो रहा है। अपन को पहले भी हिंट मिल गया, एक चेक भी कर ले, सीधा आंसर कर। ये sin a प्लस b का होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस b होता है sin a cos b माइनस, बिल्कुल सही। और cos a प्लस b का होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b का होता है cos a cos b प्लस, उल्टा चलता है। इज दैट क्लियर? अब आपको ये पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। मैंने आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता दिया, एमसीक्यू कम टाइम में, बाकी बोर्ड में आए तो पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन है आपको बुक में, ये काफी काम आते हैं। ये जो x प्लस वाई वाले फॉर्मूले ना, यहाँ पे काफी काम आएंगे। अब देखो दूसरा लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई है। ए स्क्वायर का क्या मतलब, जैसे आप भाई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां एग्जाम होता है ना, सीधा आपको यदि ऑनलाइन हो रहा है तो चलो ठीक है, आपके पास सिर्फ पेपर होगा। ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है ना, तो आपको ये पता चल रहा है ये क्या है, फर्स्ट रो है, ठीक है। फिर उसके पास ही बना दो ए स्क्वायर, ये बना दिया आपने अल्फा बीटा, और ये हो गया गामा, और ये माइनस अल्फा, इसके पास ही बना दिया, ठीक है। तो अब देखो सीधा आप फर्स्ट एलिमेंट निकालो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपका अल्फा स्क्वायर, और ये क्या हो गया, बीटा और गामा हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये इक्वल होना चाहिए आई के, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, तो आई भी फिर क्या लोगे, 2/2 का ही लोगे। और इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, तो इसका ए स्क्वायर का फर्स्ट एलिमेंट ये आया है, और आई का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, क्या होगा, 2, बिल्कुल सही, 1। अब देखो इससे काम चल रहा है नहीं, और देखो इससे आपका कमाल का काम चल रहा है, ऑप्शन 3 से। देखिए बिल्कुल कम एनर्जी, जितना हो सके कम टाइम में क्वेश्चन क्रैक करना है, बिकॉज टाइम इज द की इन मैथमेटिक्स। इज दैट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब आज पढ़ते हैं वापस प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ट्रेस क्या होती है मैट्रिक्स की वो पढ़ेंगे, मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। पहले चलो बता देता हूँ, मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन एक लाइन में डालनी है हल्का सा, जैसे ये आपका 12th में सीबीएसई आरबीएसई में तो है नहीं, बट आगे फर्स्ट ग्रेड देख लिए, सेकंड ग्रेड देख लिए, आईआईटी देख लिया, एनडीए देख लिया, वहां पे क्वेश्चन आ जाते हैं। यू शुड बी प्रिपेयर्ड। मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स बहुत इजी है, ये मान के चल रहा हूँ जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता थोड़ा सा बस वहां सीख जाओगे, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वापस पढ़ोगे तो आपको जोर नहीं आएगा। तो देखो किसी मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन यदि आपने समझ लिया, ये मैट्रिक्स लेट ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें यहां समझ लिया f1x, ये आपका f2x, और ये f3x, और ये f4। यहाँ 4 फंक्शन दे रखे हैं। फंक्शन किसको बोलते हैं, यहाँ x रखोगे आप, उससे कोई वैल्यू आएगी तो दैट इज फंक्शन। x पुट करते हुए पूरा डेफिनेशन है फंक्शन की, ठीक है। एक x पे y की वैल्यू एक ही होनी चाहिए, पूरा अपन भाई समझ गया नहीं समझे। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन जैसे 1 2 3 है ना, वो भी फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन है, उसका मतलब x वाले कुछ भी हो, यहाँ जैसे इसकी वैल्यू 2 है तो वो 2 ही रहेगी, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और sin x वाले में ये sin x एक फंक्शन है, cos x एक फंक्शन है, x स्क्वायर एक फंक्शन है, x भी एक फंक्शन है, 1 2 3 5 ये सारे फंक्शन है। 1 2 3 5 वाले क्या हो गए, कांस्टेंट फंक्शन हो गए, मतलब हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो यदि कोई मैट्रिक्स दे रखी है A और उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन को बोलते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ A वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होता है d/dx। यदि आप A का करना है तो आपका d/dx करना पड़ेगा इस A के हर एक एलिमेंट का। ये समझ लिया आपने, ये मैं डॉट डॉट बना देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें कितने भी रोज कॉलम हो सकते हैं, समझ गए ना। तो ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पे आप
भाई कोई भी ऑर्डर की और ऑर्डर ले लिया m इंटू n, तो यहाँ पे क्या होगा? तो किसी मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का डिफरेंशिएशन कर दो। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ए मैट्रिक्स ले ली, एक्स स्क्वायर ले लिया, साइन एक्स ले लिया, 1 ले लिया, एक्स क्यूब ले लिया। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ ए, ये क्या होगा? डी बाई डी एक्स करना है किसका? ए का। और मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है? उसके हर एक एलिमेंट का डिफरेंशिएशन। और ये यदि आपको नहीं आता तो आप डिफरेंशिएशन चैप्टर में सीख जाओगे बहुत अच्छे से, अब पढ़ने वाले ही हैं वो भी, और आता है तो वेल एंड गुड। यहाँ एक्स क्यूब है तो आपको पता है एक्स स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन, वेरी गुड। साइन एक्स का, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये वापस मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर दो, वो चीज़ बस हल्का सा याद रखो। समझ में आया नहीं आया? बस सिंपल सा टॉपिक। अब बात करते हैं मैट्रिक्स का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ, इंटीग्रल मतलब आपके पूर्णांक। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की धन पूर्णांक घात में। मतलब कोई मैट्रिक्स है, इसमें दो केस लेते हैं। पहला केस तो कुछ है ही नहीं, लेट केस 1। धन पूर्णांक का क्या मतलब हो गया? एक मैट्रिक्स ए है, उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब क्या होता है, समझ गए ना? तो अब देखो एक ले लिया, ए इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, केस 1, व्हेन ए इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जब ए वर्ग मैट्रिक्स नहीं है, वर्ग मैट्रिक्स नहीं हो। अब देखो उस केस में क्या होगा? यदि ए वर्ग मैट्रिक्स नहीं है तो ए का ऑर्डर समझ लिया क्या है? ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? m इंटू n होगा। और जहां पे हियर m नॉट इक्वल टू n होगा। क्यों? m इक्वल टू n हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ठीक है? m इक्वल टू n हो जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अपनी कंडीशन ही यही है। तो मुझे बताओ ए स्क्वायर लोगे तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए डॉट ए, समझ गए? और यदि आप ये बोल रहे हो ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, मतलब विद्यमान ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए m इंटू n, और दूसरा लिया है वापस क्या m इंटू n। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन a इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ columns in A not equals to number of rows in A। समझ गए ना भाई? ये नंबर ऑफ कॉलम्स क्या? स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या किसमें? A में। और यहाँ क्या हो जाएगा? पंक्तियों की संख्या। इक्वल नहीं है, सामने है, ये इक्वल नहीं लिया तो इसका मतलब, तो इसकी कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ए स्क्वायर नहीं करेगा तो ए क्यूब भी नहीं करेगा। ए क्यूब क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। तो उसको ए क्यूब को लिख सकते हो, ए डॉट ए स्क्वायर करना पड़ेगा, समझ गए ना? और ए की पावर 4 में ए क्यूब लाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो ये कोई भी इसकी इंटीग्रल पावर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है? इसकी, जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो। यहाँ ये चैप्टर होता है क्लोज। अब बात करते हैं केस 2 की, व्हेन ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जब ए क्या हो? वर्गामी हो। व्हेन ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, केस 2, व्हेन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जब ए
वर्ग अवयव, वर्ग मैट्रिक्स। अवयव इज अ वियर्ड वर्ड। इस केस में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि देखो एम एम समझ गए ना, ए में नंबर ऑफ कॉलम्स और वो समझ गए ना, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ए डॉट, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो भले इन दोनों को कंबाइन साथ में करो, भले इन दोनों को करो साथ में, एक ही बात है। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डॉट ए। इज दैट क्लियर? और वापिस ए की पावर 4 है, उसको क्या लिख सकते हो, उसको वापिस ए क्यूब डॉट ए, समझ गए, ए स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? तो समझ गए ना। और या फिर ए डॉट ए कैसे ही करके आपको करना है। ए की पावर एन क्या हो जाएगा, ए डॉट ये, समझ गए ना। इस कितनी बार आ जाएगा, एन टाइम्स आ जाएगा। तो कैसे ही करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, इंटीग्रल पावर ऑफ ए, ठीक है। क्या करना है, उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुणधर्म, यदि पहला ले लिया a की पावर यहां ले ली m प्लस n है, तो ये क्या होगा, a की पावर m और a की पावर n। सिंपल सी जो नंबर की प्रॉपर्टी भाई, यदि यहाँ एक क्यूब है, उसको लिख सकते हो ना 2 और 3, ये वही तो है, समझ गए ना। ये देखो, इज दैट क्लियर, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, यदि a की पावर m है और यहाँ a की पावर n है, तो उसको लिख सकते हैं a की पावर mn, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लिया, जैसे a की पावर 6 है ना, उसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर का क्यूब। इट्स सेम। यहाँ देखो कहाँ था, यहाँ जैसे इसको लिख सकते हो a स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। वो क्या है, ए स्क्वायर का स्क्वायर ही तो है। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में तो आ रही है ना। अब देखो, a की पावर ले ली 0, ये क्या होगा, a की पावर 0 मतलब a डॉट 1 माइनस 1, ये आपका होता है आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी मैंने इनवर्स की इसलिए नहीं बताई, हम पूरा ये अलग से टॉपिक लेंगे मैट्रिक्स का इनवर्स, और पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी में जो 3.4 है आरबीएससी सीबीएसई की, वहां से क्वेश्चन निकलता है, बड़ा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कंफर्म, जो बोर्ड में अलग मेथड से करना है, और एडजॉइंट मैट्रिक्स सिखानी पड़ेगी, वहां से मैं ए इनवर्स का फॉर्मूला दूंगा आपको। आपको याद रखना है, किसी मैट्रिक्स की पावर 0 मैट्रिक्स हो जाएगी, वो क्या बनेगा, आई। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। एग्जैक्टली है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, इंटीग्रल पावर समझ गए। अब देखो, अब वापस क्या पढ़ते हैं अपन, एक तो पढ़ना है आपको ट्रेस, एक क्या पढ़ना है, ट्रांसपोज पढ़ना है। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसको टी से डिनोट करते हैं या ए डैश से डिनोट करते हैं। आई थिंक हिंदी में इसको परिवर्त बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस को तो ट्रेस ही बोलते, बट ज्यादा इंग्लिश में ही वर्ड यूज करा जाता है, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, यदि मैट्रिक्स ले ली ना ए, यहाँ मैट्रिक्स ले लिया ए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, चलो अच्छे से यार यहाँ से डिनोट कर देते हैं, इसको ए टी और ए डैश से डिनोट करते हैं, मतलब ठीक है, इनसे लिखते हैं, when we interchange rows and columns of any matrix, we get its transpose। किसी मैट्रिक्स के पंक्ति तथा स्तंभ को परस्पर, ये परस्पर लिखा हुआ है, परस्पर बदलने पर
बदलने पर उसका ट्रांसपोज मिलता है, उसका ट्रांसपोज मिलता है। अब देखो यहाँ पे बात हो गई। फिर अब ए मैट्रिक्स आपको समझा देता हूँ। यदि मैट्रिक्स ले ली ए, ये 1 2 3 0 1 2 5 6 और 3 ले लिया, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या होगा? क्या मतलब है? यहाँ पे रोज इंटरचेंज हो जाएंगे कॉलम। फर्स्ट रो 1 2 3, फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकेंड रोज क्या हो जाएगा बताओ? 0 1, ये आपका 0 1 और क्या हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा। थर्ड रो क्या बन जाएगी? 5 6 3, ये हो जाएगा 5 6 और 3। रोज और कॉलम इंटरचेंज वर्ड है, मतलब एक दूसरे में बदलना है, तो एक ही बात है। फर्स्ट कॉलम को उसकी फर्स्ट रो कर दो। 1 देखिए यहाँ एरो, या तो रो को कॉलम, कॉलम रो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 0 5, ये 1 0, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया। सेकंड कॉलम 1 2 3, सेकंड रो। समझ गए? इज दैट क्लियर? कोई एक सेकंड कोई गड़बड़ है, ये 7 नहीं होगा ये, क्योंकि जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं ना, तब डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं। ये इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट है, कॉन्जुगेट एलिमेंट, ठीक है, स्विच होते हैं। 5 का 3 है, 2 का 6 है, पता है ना, बता रखा है। इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट रोज और कॉलम इंटरचेंज करने से। कोई दिक्कत है क्या? ट्रांसपोज समझ गए? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के गुणधर्म। देखो पहली प्रॉपर्टी है, यदि किसी मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लो तो वापस क्या आ जाएगी? खुद आ जाएगी। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो वापस, ये इसका ए का ट्रांसपोज लिया गया, वापस इंटरचेंज हो जाएंगे इसमें ये, ठीक है, एग्जैक्टली। तो क्या मिल जाएगी? वो मैट्रिक्स खुद ही मिल जाएगी। एक मैट्रिक्स को ए प्लस बी दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज लो, या फिर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज लो, एक ही बात, इट इज नॉट डिफरेंट, ठीक है। और यदि ए माइनस बी, मतलब पहले क्या करो, उनको सब्सट्रैक्ट करो फिर ट्रांसपोज लो, या पहले ट्रांसपोज ले लो फिर सब्सट्रैक्ट कर दो, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होता है, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ, रिवर्स का मतलब उल्टा, रिवर्सल। रिवर्सल लॉ है, ये काफी ज्यादा काम में आता है। ए बी इनवर्स में भी पढ़ेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। और आपका रिवर्सल लॉ पूरा ग्रेजुएशन का, कहीं जाओ पीछा छोड़ेगा नहीं, इंजीनियरिंग का कहीं भी चले जाओ। तो इसके लिए बहुत बड़ी फेमस, बहुत अच्छी लगती है मुझे टर्म है, आपको बताना चाहता हूँ। एक बुक आएगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, यदि आप प्योर मैथ्स पढ़ोगे आगे, हायर मैथमेटिक्स जैसे एमएससी वगैरह करोगे, उससे आगे पढ़ोगे, तो प्योर मैथ्स की एक बुक आती है, जोसेफ ए गेलियन, ठीक है। वहां पे वो बोलते हैं, इसकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बाइबल, सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। वहां पे रिवर्सल लॉ के लिए इतना अच्छा मतलब यूज करा हुआ एग्जांपल, इसको सॉक सू प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अब देखो कैसे, ये भूलोगे नहीं इसके बाद रिवर्सल लॉ कभी भी। सॉक शू प्रॉपर्टी ये, अपन जब शूज पहनते हैं ना, तो पहले अपन क्या पहना? सॉक्स पहना, तो सॉक्स समझ लिया ए है, ठीक है। फिर शूज पहनना बी है, और निकालते टाइम पहले शूज फिर सॉक्स, ठीक है। खुरापाती दिमाग से पहले सॉक्स नहीं निकाल सकते। इज दैट क्लियर ना? तो पहले ए सॉक्स पहना, फिर जूता बी, उतारते टाइम पहले जूता बी फिर सॉक्स ए, तो मतलब उल्टा हो जाएगा। दैट इज रिवर्स। कितना मतलब ब्यूटीफुल एग्जांपल है। तो दैट इज रिवर्सल लॉ। बहुत ये इसका प्रूफ भी बहुत अच्छा है, तो या तो फिर ऐसा करता हूँ, प्रूफ करवाऊँ या एग्जांपल से करवाऊँ? चलो दोनों से, पहले एग्जांपल से समझा देते हैं। ये आपने दो छोटी छोटी सी मैट्रिक्स ले ली, क्या करें, या फिर ऐसा करना, तुम इसका प्रूफ खुद कर लेना।
मतलब सॉरी प्रूफ नहीं, प्रूफ तुमसे होगा, एग्जांपल खुद कर लेना। ये मैट्रिक्स दे रखे ए और बी ले लेना, तुम खुद सॉल्व करके चेक कर लेना, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, आपका एच डब्ल्यू है, ये आपका ए है 1 2 3 0, बी ले लिया 3 2 1 5। आपको क्या करना है, पहले ए और बी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर क्या करना है, सीधा बी ट्रांसपोज लेना, ए ट्रांसपोज निकाल सकते हो, दोनों को सॉल्व करना, इक्वल आ जाए, मतलब अपनी बात क्या हो जाएगी सही है। आपका क्या है, होमवर्क है। अब इसका प्रूफ मैं करवा रहा हूं। प्रूफ वैसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतने कुछ काम के नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई जो चीजें कर रहे हैं वो समझने के लिए अच्छा लगता है प्रूफ करना। स्टेटमेंट ले लिया आपने, ये ए बी है, वो क्या होता है कि हमें समझना तो है ही नहीं, एग्जाम क्लियर करना है, बात वो नहीं है। आप सोचते हो कि भाई प्रूफ में टाइम वेस्ट होता है, कभी एग्जाम में तो प्रूफ आता नहीं, बट जो इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है ना, वो नए और अच्छे क्वेश्चन में आपकी हेल्प करता है। तो कभी प्रूफ को जितना हो सके, जैसे इनफैक्ट जो मैंने करवाए हैं उन पे तो ध्यान रखना ही रखना। इसका प्रूफ देखो, सबसे पहले लेट आपने ऑर्डर ऑफ ए ले लिया क्या, एम इंटू एन, और ऑर्डर ऑफ बी ले लिया क्या, एन इंटू पी, मल्टीप्लाई करने के लिए ये तो होना ही पड़ेगा। और देखो एक ट्रांसपोज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ, नोट डाल के ट्रांसपोज में ये नीचे लिखना, यदि आपके ए में आपके क्या दे रखे हैं, एम रोज और एन कॉलम दे रखे हैं, ठीक है, या फिर चलो ऑर्डर ऑफ ए या लिख दो, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एम इंटू एन है, तो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एन इंटू एन। भाई रोज और कॉलम ही तो चेंज होते हैं, तो यदि मैट्रिक्स ले लिया आपने 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 3 है, 1 इंटू 3 है, ट्रांसपोज ये रो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी 1 3 2। इज दैट क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पे ए ले लिया ये, बी ले लिया ये, तो मुझे बताओ ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा, एन इंटू एम होगा, और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, पी इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, समझ में? अब देखो अपन पहले तो दो मैट्रिक्स, ये बोल रहा इधर से सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आएगी, इधर से जो सॉल्व करके मैट्रिक्स आएगी, वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैट्रिक्स की इक्वलिटी से पहले अपन क्या करेंगे, इक्वलिटी में दो चीजें देखे थे, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, वेरी गुड। और ट्रांसपोज में क्या होता है, यहाँ छोटा सा, चलो मैं बीच में बताता रहूंगा, यहाँ पे पहला प्रूफ करते हैं ऑर्डर सेम, इधर का ऑर्डर निकालो, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड लिया, पहले ऑर्डर सेम कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को मैंने बताया इक्वल होने के लिए एक तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब चेक करते हैं, यदि आपने लिया ए बी है, ऑर्डर ऑफ ए बी, पहले ए बी का ऑर्डर निकालते हैं, वो क्या होगा था, एम इंटू पी हो जाएगा, क्योंकि एन हट जाएगा। तो मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ ए बी का ट्रांसपोज, पी इंटू एम, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर क्या है, पी इंटू एम, इस पूरे का। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, अब आपको निकालना है ऑर्डर किसका, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बी ट्रांसपोज मतलब पी एन और एन एम, तो एन गायब हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, पी इंटू एम। ठीक है, तो ये आपने ले ली राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वलिटी के लिए दो कंडीशन होती है, पहला ऑर्डर मस्ट बी सेम, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम, तो दोनों चीजों में से एक चीज हो गई। यहाँ क्या पता चल गया, ऑर्डर ऑफ ए बी का ट्रांसपोज का ऑर्डर निकाला, और वापस क्या निकाला, ऑर्डर बी ट्रांसपोज डॉट ए, ये दोनों पूरा सॉल्व करोगे मैट्रिक्स मिलेगी, इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। ये आपने क्या लिया, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड कंडीशन। यहाँ थोड़ा सा मैं समझाता हूं, ट्रांसपोज में क्या होता है, ए में
ए का ट्रांसपोज लिया, ठीक है, तो ए में जो ए का ए के पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट देते हैं, ए के मैट्रिक्स ले लिया आपने ए आई जे, ठीक है, एम इंटू एन, हर एक एलिमेंट ले लिया, तो आपके ए ट्रांसपोज होगा ना, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें यदि ए ट्रांसपोज आपने ले लिया, इसके क्या है बी आई जे मिलेंगे, ठीक है, यदि एलिमेंट मिल रहे हैं तो ए आई जे क्या होगा, बी जे ए होगा, सॉरी जे आई होगा, मैं समझा देता हूँ, जे आई, जैसे ये मैट्रिक्स ये है ए, ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट ये क्या है आपका A11 है, ये क्या है A12 है, A13 है, A14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें समझना अच्छे से, ये जो मैं ये चीजें समझाता हूँ ये पेपर में डॉट लगा के साइड में लिख दिया करो, स्किप मत किया करो, काम की है, वापस पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। ए ट्रांसपोज क्या होगा, रोज क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी 1 3 और 2 और 0। अब देखो ये क्या मिला है, ये अब नहीं समझना, देखो ए के एलिमेंट को सबको ए से डिनोट कर दिया, ए ट्रांसपोज के एलिमेंट को किससे, B11 B12 B13 सॉरी 221 और B22, ये बोल रहा है फिर ए आई जे, मतलब ए यदि मैं ले रहा हूं 21, ठीक है, तो किसके इक्वल है, B12 के इक्वल है। तो देखो 821, देखो 821 क्या आया, एक सेकंड 21 सेकंड, ये गलत लिखा, 21 और ये 22, तो ये देखो 821 क्या आया, 3 आया, और B12 क्या है, 3 आया। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, यदि ए के एलिमेंट क्या है, आई जे है, और ए ट्रांसपोज के बी आई जे समझे, तो ए और बी में है कि यहाँ इनका रिलेशन ये क्या होता है, ए आई जे क्या होता है, बी जे आई होता है, यहाँ से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो देखो ए बी के ट्रांसपोज के एलिमेंट क्या होंगे, ये होंगे आपके ए बी के एलिमेंट, ये समझ लिया, ए बी क्या समझा मैंने, या चलो स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ये आपने ए समझ लिया और ये आपने बी समझ लिया, इसका मतलब क्या है, ए बी का जे आई होगा, ये भाई ए बी का, यहां से ए बी का आपने समझ लिया एलिमेंट, ये ले लिया ए आई जे से, तो यदि सेम ए बी ले लो, क्योंकि दो है ना, तो ये ए बी ले लिया, ए बी को क्या ले लिया, ये आपने जे आई होगा, इसका मतलब यदि यहाँ के जे आई है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मैट्रिक्स ए की जेथ रो हो जाएगी, ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट हो गया, मैट्रिक्स ए का जेथ रो एलिमेंट हो गया, ये मैं पूरा एलिमेंट निकाल रहा हूं, और वापस ये मैट्रिक्स बी का ith कॉलम, मेरी बात समझ रहे हो, ये एलिमेंट कौन सा आएगा, मैट्रिक्स ए का, भाई समझ गए ना, ए बी के ट्रांसपोज का कोई एलिमेंट लिया है, वो यदि ए बी का सिंपल ले रहे हैं आई जे, ये आई जे ले रहे हैं, तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, जे आई हो जाएगा, और आपको पता है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, तो ये एक एलिमेंट कैसे निकलेगा, आगे वाला एक ही होती है रो, और उसका क्या होता है, कॉलम होता है, समझ गए, तो जेथ रो हो गई और क्या होगा, कॉलम हो गया। अब इस एलिमेंट को फिर अपन यहां नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो यदि आप बोल रहे हो ए की जेथ रो, तो ये जेथ रो हो गई, और यहां पे आ जाएगा आर, क्या हो जाएगा, जितने इसमें कॉलम है, और यहाँ बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका क्या हो गया, ith कॉलम हो जाएगा, तो रो हो जाएगी आर, और कॉलम क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, एग्जैक्टली। और अब यहाँ है कि आर कितना होगा, आर उतना होगा जितनी ए में क्या है बताओ, नंबर ऑफ एम इंटू एन, तो ए में क्या है, एन है कॉलम, तो ये आर इक्वल टू हो जाएगा 1 से एन हो जाएगा। कोई दिक्कत, एकदम इजी है, प्रूफ वैसे आते नहीं है आपको, काम तो बस इतना सा याद रखना, बट फिर भी मैं कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आई या नहीं, तो ए बी के ट्रांसपोज के हर एक एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं,
वो लिख सकते हैं समेशन r इक्वल्स टू 1 से n हो गया, और a, ये मैंने सिर्फ एक एलिमेंट लिखा है, कौन सा, यहाँ ए बी का किस एलिमेंट का ट्रांसपोज है ये, ए बी के ith रो की jth कॉलम का, और ए बी ट्रांसपोज का कौन सा एलिमेंट है, jth रो है, और ith क्या है, कॉलम है, वो उल्टा हो जाएगा। तो अब देखो दो एलिमेंट को आप ऐसे स्विच भी तो कर सकते हो, जैसे ये बी आर आई है, ये बी आर आई हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जे, और ये क्या हो गया आर, स्विच कर सकते हैं। भाई ये क्या बोल रहा है, ये एक पूरी लाइन है, ठीक है, ये जेथ रो है, आर्थ कॉलम है, ऐसी पूरी लाइन है, और ये क्या है आपकी ऐसी पूरी लाइन है, समझ गए ना, और एलिमेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उससे एक वैल्यू आ रही है। भाई एक साइड क्या है, यहाँ समझ लिया 1 2 और 3, और यहाँ हो गया 4 5 6, इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, ये इससे मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, एक वैल्यू आ रही है। तो आप इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसको और इसको स्विच कर दिया तो भी तो आपका एक ही एलिमेंट है, मल्टीप्लाई तो उसी पैटर्न में होगा। तो इसको अपन ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं। अब उल्टा करने से फायदा हो गया, r इक्वल्स टू, यहाँ ये पहला एलिमेंट कौन सा है, ये आपका मैट्रिक्स एक की क्या है, ये jth रो है, उसकी जगह ये आपका हो गया, सॉरी बी का है ना, स्विच करा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये कौन सा एलिमेंट है, बी ट्रांसपोज की आर्थ रो का जेड कॉलम है, रो का जेड कॉलम है, एक मिनट, ये आई है ना, आइथ कॉलम, सॉरी आइथ कॉलम, और ये क्या हो गया वापस आपका ए ट्रांसपोज की, क्योंकि देखो उल्टा हो रहा है, जैसे जे आर है ना, उसकी जगह समझ रहे हो ना, तो ये ए का नहीं है, ए ट्रांसपोज का है, तो ए ट्रांसपोज का ये क्या हो जाएगी आपके जेड रो का, एक सेकेंड यहाँ उल्टा लिख दिया क्या, नहीं, जेड कॉलम का, जेड रो का कौन सा कॉलम है, आर्थ कॉलम है। तो यहां से आ गया ना, फिर ऐसे बी ट्रांसपोज का एलिमेंट आ गया, और ये किसका आ गया, ए लिया था किसका एलिमेंट, एक बार फिर मैं समझा देता हूं, ए बी इक्वल्स टू, ये ए बी ट्रांसपोज का कोई एक एलिमेंट लिया पर्टिकुलर, ए आई जे बी आई जे, ठीक है। तो यहाँ एलिमेंट क्या, यहाँ पे ये पहला वाला एलिमेंट, इसको क्या हो जाएगा, इसका आगे वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, यदि ये ए बी के प्रोडक्ट का कौन सा एलिमेंट है, ए बी आई जे एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट कैसे मिलेगा, ए मैट्रिक्स के बोलो जेथ रो और आर्थ कॉलम, ए मैट्रिक्स के जेथ रो और आर कॉलम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स के जेथ रो का जगह यहाँ आर जे मिल जाए, जो वहां उल्टा लिखा हुआ है, तो वो एक यहाँ ए का है, और इसका स्विच होते हुए ए ट्रांसपोज का हो जाएगा। ये भाई जे आर एलिमेंट है ना, ये मैट्रिक्स ए की जेथ रो का एलिमेंट है, ठीक है, और इसमें रोज और जैसे कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, वो ए ट्रांसपोज का हो जाएगा, समझ गया ना भाई, मेरी बात समझ रहे हो या नहीं, रो और कॉलम इंटरचेंज ही तो हो रहे हैं, तो इसीलिए एलिमेंट किसका जा रहा है, ए ट्रांसपोज का चला गया। वैसे दूसरा एलिमेंट किसका, समझ गए ना, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे मैन आपको याद रखने की बात है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। प्रूफ भी करवा दिया अच्छे से, एग्जाम्पल से प्रूफ वाला तुम खुद कर लेना, ताकि तुम्हारी चीजें बैठ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ट्रांसपोज के बाद ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट को ऐड करते हैं तो वो क्या होती है, मैट्रिक्स की ट्रेस होती है। सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ट्रेस। किसी डायगोनल के किसी मैट्रिक्स के विकर्ण के अवयवों का जो योग होता है वो क्या होता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। Sum of all the diagonal elements of a matrix
matrix is said to be its trace and it is denoted by, इसको लिखते हैं मैट्रिक्स, यदि ए ले लिया तो यहाँ से इसको ट्रेस ए ऐसे ब्रैकेट में और या फिर ऐसे TRA भी डिनोट करते हैं ट्रेस। अब देखो किसी मैट्रिक्स के विकर्ण अवयवों का योग, अब देखो इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है। ए ले लिया क्या, 1 2 3 0 1 5 और 2 1। इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए, यहाँ पे 1 4 हो जाएगा। डायगोनल के एलिमेंट को ऐड तो करना है, सो इजी। ये एक तो क्या इसका स्क्वायर मैट्रिक्स की ट्रेस निकलती है क्या, ठीक है। अब देखो समझ रहे हो ना, आपको ये एक है ना अंडरस्टूड होना चाहिए, किसकी देखी जाती है ट्रेस, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की देखी जाती है, क्योंकि बिना स्क्वायर में डायगोनल दिखता ही नहीं है। समझ गया ना, यहाँ कुछ और आ जाते हैं ना तो डायगोनल बनता ही नहीं, पूरा कवर नहीं होता। डायगोनल किसको बोलते हैं भाई, इधर का लास्ट पॉइंट टच हो जाए उसको ही डायगोनल बोलते हैं। जैसे ये आपने ले लिया ना रेक्टेंगल, तो आप ये डायगोनल नहीं होता है, डायगोनल ये होता है, डायगोनल ये होता है। यहाँ एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा जाएगा ना तो ये ऐसे आप बनाओगे ना, और ऐसे बनाओगे तो फिर एलिमेंट आएंगे नहीं सही ढंग से। ऐसे तुम भाई इसको ज्योमेट्री से लिंक मत करना, समझ रहे हो ना, स्क्वायर का ही निकलता है, दिख रहा है ना। अब देखो क्या सर क्या दिक्कत है, यहाँ से लेके ये लो इसके लेके, पर उसमें ट्रेस निकालोगे कैसे, वो एलिमेंट फिर कौन सा लें कौन सा नहीं लें, वो दिक्कत होती है। ठीक है, ऐसे मत सोच लेना कि यहाँ 4 5 हो गया इनके, वाह सर इतनी सी बात, ये 2 3 1 है, ये ले ली, ये लो नहीं, तो अब यहाँ पे फिर 5 लूँ 3 लूँ, ये आके तुम आधा ले लो, नहीं ऐसे दिमाग नहीं लगाना है। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ट्रेस के, पूरा कचरा हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। किसी मैट्रिक्स का ट्रेस की क्या प्रॉपर्टी, यदि किसी मैट्रिक्स की ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो फिर उसकी ट्रेस निकालो, या ट्रेस निकाल के उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। ठीक है, जैसे आपने इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लिया 2 1 3 और 5 ले लिया, इसको अपन 5a निकाला। ठीक है, तो 5a किसी ये क्या होता है बताओ जल्दी से, when we multiply a matrix by scalar we need to multiply, हाँ बिल्कुल सही, every element will be multiplied by the same scalar। तो यहाँ से 5 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब देखो ट्रेस ऑफ, यहाँ पे लेते हैं लैम्डा ए की ट्रेस, मतलब 5a की ट्रेस, ट्रेस ऑफ 5a क्या हो गई 35, और ट्रेस ऑफ a लेके उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू ट्रेस ऑफ a क्या होगी 35। इज दैट क्लियर ना, तो ये कहना चाह रहा है, समझ में। अब देखो अब लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b क्या हो जाएगी बताओ, यही ले ली मैट्रिक्स A और ये ले लिया मैट्रिक्स B। ठीक है, एक मैट्रिक्स क्या ले ली, A ले ली, दूसरी क्या ले ली, B ले ली, तो A की ट्रेस निकालो क्या हो गई, क्या हुआ बताओ 7 हुई, और ट्रेस ऑफ B कितनी हो गई 35 हो गई, और A प्लस B को ऐड करो तो अपन सिर्फ है ना डायगोनल एलिमेंट ऐड करते हैं, 12 हो गए 30 हो गए, समझ रहे हैं ना भाई, डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दो, करस्पॉन्डिंग इसको इससे 12 बना, इसको इससे कितना 30 बना, इनको ऐड करो, सेम आ रही या नहीं, समझ में आया या नहीं। ट्रेस ऑफ A माइनस B क्या होगी, सेम क्वेश्चन हो जाएगी ना। अब ट्रेस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कर रहा हूं,
बहुत कमाल की है, वो है ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी। अब उसमें ए बी वो उस हिसाब से लेने पड़ेंगे, समझ गए ना, जिसमें एग्जिस्ट करते हो। मतलब आप ऐसे ए बी पिक कर रहे हो कि बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो चीज गलत है। बाकी बहुत कमाल की चीज है, दोनों के डायगोनल सेम नहीं होंगे। कमाल की बात तो ये दोनों के डायगोनल अलग अलग होंगे, फिर भी उसका सम क्या होगा, सेम होगा। तो ये थोड़ा इसका इसका प्रूफ मैं अच्छे से करवाता, बट उस प्रूफ में आपके मुझे लग रहा है एफर्ट जोर आया आपको, इसलिए इसका एग्जाम्पल ले लूंगा। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले लिया आपने, ले लिया ए बता दो कोई, क्या ले लिया, 2/3, 1 2 1 0 2 0, ये ए ले लिया क्या, 2 × 3, और बी क्या लेते हैं, क्या ले बी बताओ, एक मिनट, इसके एग्जिस्ट करने के लिए ए बी, एक तो उसको 3 होना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल सही है, नहीं 3 × 2 लेना पड़ेगा, तभी ये एग्जिस्ट करेगा। ये चीजें समझ में तो आ रही है ना तुम्हारे, क्यों कर रहे हैं ये सारी, 3 × 0 1 2 0 1 3, मैं जीरो की मात्रा अधिक इसलिए रख रहा हूँ, कैलकुलेशन इजी होगी। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ ए बी बताओ पहले, तो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, ये 3 × क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बी ए क्या बनेगी, बी ए बी आपकी क्या बनेगी, 3/3, ए बी आपके 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। यार आई थिंक ए बी बनेगी 2/2 की, आई थिंक मैट्रिक्स, एक सेकंड, ए बी क्या बनेगी, ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 से गया 4 और 4 और क्या 1 5, 2/2 की बनेगी, फर्स्ट रो सेकंड 1 और 4, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 0, और यहाँ पे वापस बी ए निकाला, बी ए क्या होगा जल्दी बताओ, बी ए होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 3/3, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, फर्स्ट रो 0 1 0, ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकंड रो 4, सेकंड रो, एक मिनट, सेकंड रो 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर आ जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1, थर्ड रो और क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और बताओ बताओ 7, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, थर्ड रो ये आपका 2 हो गया 6 8, इतने थक गए हैं करते करते ट्रेस, और ये आपका हो गया 1। व्हाट अ ब्यूटीफुल, है ना, कमाल के ना, अच्छी है, इज दिस गुड, चलो ठीक है, बाकी का ज्ञान कर लेंगे। मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन एक मिनट रुको 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 रुको, अपन ने ना फिर क्या करें, ट्रेस मैंने बता दिया है, यहाँ पे कुछ मैं आपको अलग चीजें सिखाना चाहता हूँ, उसके स्क्वायर वगैरह को, रुको थोड़े से रुको, देखो ए बी का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे लगा दो, इसमें दो कंडीशन है, केस 1 व्हेन
ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आपको बताया क्या होता है, ए प्लस बी, ये कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा है मैंने, देखो देयर इज ए रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, आप जो यूज कर रहे हो उसका आपको मतलब पता हो तो यू आर राइट। ये मैं लिख रहा हूं इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स, ए प्लस बी है वो आपके क्या है, कोई इसको ऐड करा तो इसको पावर को दोनों को क्या करना सेपरेट करना, एग्जैक्टली। अब देखो ये तभी करेगा जब ए बी स्क्वायर है बी बी स्क्वायर है, बाकी नहीं लिख सकते क्योंकि बाकी ये एग्जिस्ट नहीं है। अब इसको ए को मल्टीप्लाई करा इससे, ए डॉट ए, फिर ए को मल्टीप्लाई करा ए बी, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ए के पास ये सारा बी के पास ये, फिर क्या हो गया बी ए, फिर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ ये आपका बन गया ए स्क्वायर और ये ए बी, इनको आगे पीछे तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर ये आपका हो गया ए बी और ये क्या हो गया बी ए, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन होता है दैट इज कम्यूटेटिव, आगे पीछे आप कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ए प्लस बी करो बी प्लस ए करो, इट वोंट क्रिएट एनी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होते हैं, पर ये दोनों टू ए भी नहीं बनेगा, एग्जैक्टली। अब देखो ये पहला आपका हो गया, सेकंड ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी, पहले ए से मल्टीप्लाई कर दो ए बी, फिर बी से माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर थर्ड, यहां से a माइनस बी, ए प्लस बी, तो पहले समझ लिया a से a स्क्वायर, फिर ए बी, फिर माइनस बी ए, फिर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्थ a प्लस बी, रुको इसको उल्टा लिख दो, b माइनस ए, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, वो तो चलो तुमको समझ में आया नहीं। अब केस 2 व्हेन ए बी नॉट इक्वल्स टू, सॉरी ए बी इक्वल्स टू बी ए, मैंने कहा ना देयर आर सर्टेन केसेस, मतलब हर एक के लिए पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, बट यू कैन सी सर्टेन एग्जांपल्स, कुछ आपको ऐसे केसेस मिल सकते हैं जहां पे क्या हो बिल्कुल। उस केस में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है पूरा बाइनोमियल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, बाइनोमियल तो आपको पता ही है ना। अब यहाँ पे क्यूब होता तो भी आप पता है 3 बार ऐसे सिंपल सा मल्टीप्लाई, कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे बाइनोमियल नहीं लग रही है क्योंकि ये अलग है, बाकी वहां पे बाइनोमियल लग जाएगी। यदि यहाँ पे केस 2 लिया ना, केस 2 यहाँ पे इफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए, दोनों क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा, तो मुझे बताओ ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यहाँ करा हुआ है ये दोनों इक्वल है इसीलिए ऐड हो जाएंगे, एग्जैक्टली। ए माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है ए बी मैट्रिसेस है, इज दैट क्लियर ना। मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था वी ऑलवेज डिनोट मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट बाय स्मॉल लेटर, और यदि मुझे बताओ a प्लस बी और a माइनस बी, तो कमाल की बात तो ये होती कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता ए स्क्वायर माइनस, पूरी वो बाइनोमियल वाले कॉन्सेप्ट लग रहे हैं सर। तो यहां से a प्लस बी का क्यूब क्या होता, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। यहाँ से फिर अपन स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, बाइनोमियल क्या बोलती है a की पावर n प्लस बोलो n c1 होता है, उसको
NC1 लेंगे, a की पावर 1, NC2 बीच में कहीं आ गया लास्ट में a है ही नहीं, क्योंकि a की पावर 0 हो गई और a की पावर 0 i होता है। आज ही लिखा है ना इंटीग्रल पावर में, किसी मैट्रिक्स की पावर 0 होती है, i होती है, और i को bn से मल्टीप्लाई करोगे तो bn ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? इसको वापस शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल्स टू 1 से n NCR a की पावर n माइनस r b की पावर, तो यहाँ मतलब है पहले R1 2 ऐसे करके पूरी एक है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब आपके आज का ज्ञान होता है यहीं पे समाप्त।